हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले हमने क्या किया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बात करते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, जब भी हम दो वेक्टर्स का सम करते हैं तो एक तो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल लॉ, अब क्या है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो जरा, जैसे मान लो ये आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर मान लिया मैंने, और ये है एक मान लो बी वेक्टर। ठीक है, अब इनमें जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ये एक पैरेललोग्राम बनाओगे आप। ठीक है, पैरेललोग्राम बनाओगे और क्या होगा, जो इसमें जो इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम पता है ना आपको कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, और इसका जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा ये वाला जो होगा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक है, आप देखो इसमें भी हम पैरेललोग्राम कैसे बना सकते हैं, क्या करो, इस वाले के पैरेलल यहाँ से एक लाइन लोगे आप इस तरीके से, ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन इस तरीके से लोगे आप। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया और इसका जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो ये बनेगा। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट डायगोनल आपका बना है ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर है यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। ठीक है, दो वेक्टर का एडिशन इस तरीके से है। अगर आपको याद हो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते थे हम क्या करते थे, एक वेक्टर ये बना और दूसरा सेम ऑर्डर का यहाँ बन गया मान लो, मतलब इसमें क्या होता है, टेल और हेड अटैच होती है सेम ऑर्डर में, और अपोजिट ऑर्डर में क्या होता था, हमारा रिजल्टेंट होता था। अगर ट्रायंगल लॉ की बात आपको याद हो, पैरेललोग्राम में क्या है आपके पास देख लो, दोनों की क्या है, टेल अटैच है इस तरीके से। ठीक है, तो इन दो वेक्टर का एडिशन होना है। ठीक है, और आंसर हमारे तकरीबन सेम ही आते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो इसमें कोई मतलब ये मत सोचना कि ट्रायंगल लॉ से हम किसी को करेंगे तो अलग आंसर आएगा, इससे करेंगे अलग आंसर आएगा, नहीं। ठीक है, सेम ही आता है, लेकिन हाँ यहाँ पर हमारे पास क्या है, चीज़ें जो हैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से मिलेंगी आपको न्यूमेरिकल्स में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं कुछ, और कुछ को ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं, और कुछ हमारे दोनों से ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उसमें। ठीक है, बस हमें ये देखना होता है कौन सा ईजी पड़ रहा है हमें करने को, है ना, वो हम मेथड लगा देते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पर भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा बताओ, हमारे पास थीटा होगा। कितना होगा, थीटा एंगल है, तो ये पूरा जो है वो थीटा एंगल है। इसके अंदर यानी कि जो थीटा हमने बोला है, तो मैं यहाँ लिखता भी चलता हूँ साथ में कि जो थीटा है वो क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। ठीक है, मैं यहाँ पर ए और बी के बीच में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ए और बी की जगह तो कुछ भी और भी हो सकता है आपके पास, है ना, पी क्यू से भी लिख सकते हैं, तो कोई वो दिक्कत वाली बात आपको होगा नहीं। तो दो वेक्टर कोई भी दिए हैं उनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब यहाँ पर भी ये जो आर है हमारा वेक्टर और ए वेक्टर है, ठीक है, इसके बीच का एंगल जो होगा ये होगा अल्फ़ा। तो यानी कि अल्फ़ा किस किस के बीच में है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड कौन सा है हमारा, ये बताओ, ए वेक्टर लिखूं या मैं इसको फर्स्ट वेक्टर लिखूं, फर्स्ट वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर की जगह तो कुछ और भी लिख सकते हैं हम, है ना, तो यानी कि जो गिवन होगा वो ए की जगह कुछ और भी हो सकता है आपको, तो हम यहाँ इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड वेक्टर मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंड फर्स्ट वेक्टर, क्लियर। और रिजल्टेंट का इस बी वेक्टर से जो एंगल बनता है ये बनता है बीटा। ठीक है, तो बीटा इज़ द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड क्या बोलेंगे इसको हम, बताओ, सेकंड वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, सेकंड वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें बता दो, सिंपल सी कहानी है, समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू भी पता है कि क्या होती है। ठीक है, आर वेक्टर आपको पता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है हमारे पास, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यहाँ पर ए और बी है तो ए और बी के बीच का एंगल है, क्लियर है, ये सबको पता है। यहाँ हम डेरिवेशन अब नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन जिसको करनी है जो मैंने आपको रजिस्टर में करवाई हुई है, ठीक है, वीडियोज़ जो बनाई थी उनमें आप देख सकते हो। अगर डेरिवेशन देखना चाहोगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डाल देना डायनामिक विद्यापीठ, तो आ जाएगी आपके पास। तो हमें तो यहाँ कंपटीशन का पढ़ना है, तो हमें तो क्वेश्चंस पे फोकस करना है मेनली, हमें ये पता चल गया आर वेक्टर ये होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर ये जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ऑब्वियसली बात है ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड। कैसे, देखो इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड, क्लियर। तो ये भी हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट में ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये कई जगह आपको आएगा ऐसे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो ये क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। अगर इस तरीके से आए कहानी, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये अलग कहानी है। इसमें क्या है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मान लो 3 है और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मान लो कि 4 है, तो ये तो इनका सम हो गया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। लेकिन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड कंबाइंड करके बोल रहा है ना, वो तो रिजल्टेंट है, इसका मतलब वो आ जाएगी बात समझ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन एंगल से आपको पता चल रहा है अल्फा प्लस बीटा क्या है, थीटा है, तो यहाँ पर भी ये मेन पॉइंट में लिख देते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, थीटा होता है। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन की हम बात करें, तो अगर ये वाला हमें देखना है अल्फा एंगल, ठीक है,
तो इसके लिए हम देखो ज़रा क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू में होता है हमारे पास b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। क्लियर। अल्फा एंगल कैसे निकल जाएगा, tan इनवर्स कर लेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, थीटा आपको पता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, अल्फा किसके बीच का एंगल हो गया हमारा, रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर के बीच में। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बीटा की बात करेंगे तो tan बीटा जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है, बस यहाँ b की जगह क्या आ जाएगा, a sin थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर a की जगह क्या बन जाएगा b, और यहाँ b की जगह क्या बन जाएगा a, बस ये चीज़ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बीटा भी निकल जाएगा। क्लियर है, तो ये बातें समझ में आ गई। मेन इसमें क्या है, एंगल्स पता होनी चाहिए किस किस के बीच में, तो बीटा एंगल किसके बीच में, रिजल्टेंट और सेकंड वेक्टर के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता है, फॉर्मूले अगर याद रह गए तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखो जरा यहाँ पर, जैसे ये है हमारे पास क्वेश्चन, कहता है 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। अब देखो आगे ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते चल जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं आपको बेसिक से उठा रहे हैं ताकि आपको क्या कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो थोड़ा सा। ठीक है, और फॉर्मूले अप्लाई करने आपको आ जाएँ। 2 वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड है देख लो 2 न्यूटन है और 3 न्यूटन है। ठीक है, अब यहाँ जरूरी नहीं आपको डायग्राम बनाना है, आप जब थ्योरेटिकल पेपर में जा रहे हो तो अलग बात है ना, जो आपके स्कूल में होते हैं। लेकिन जब हम कॉम्पिटिशन में जा रहे हो तो हमें समझ में आना चाहिए, माइंड में ही हमें जो है ना क्लियर हो जानी चाहिए कहानी कि ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, यानी कि जो थीटा है हमारे पास वो 60 डिग्री है। आपको समझाने के लिए है सिर्फ ये कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं थीटा 60 डिग्री। अब मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट की बात आए तो हमें पता ही है रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए फॉर्मूला वी नो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब यहाँ पर आपने जो है a मान लिया 2 न्यूटन को, ठीक है, और b किसको मान लिया आपने 3 न्यूटन को। क्लियर है इतनी बात या नहीं? तो बस ये मैग्नीट्यूड तो हैं, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a से लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर वैल्यूज़ रखो। ठीक है, r भी लिख सकते हो इसको सिंपली आप। ठीक है, क्योंकि r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो मतलब क्या है, ये इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जैसे a वेक्टर के मैग्नीट्यूड को a लिखा हुआ है यहाँ पर, सिंपल। देखो अब a कितना है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस b कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 2 इंटू a कितना है 2 है, b कितना है 3 है, कोस थीटा इज़ कितना 60 डिग्री। दो एंगल जो दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो देख लो जरा यहाँ पर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 एंड कोस 60 इज़ 1/2, तो 2 6 ज़ा 12। तो कितना बन गया ये आपके पास 4 प्लस 9 प्लस में 6, तो कितना बन गया ये 9 और 6 15, और 4 कितना बन गया हमारे पास रूट में 19 आ गया जी आंसर। क्लियर, रूट 19। अब यहाँ पर आपसे सेकंड में क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट की कहानी थी, सेकंड में क्या कह रहा है आपको, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड 2 न्यूटन। अब आप खुद सोच लो, रिजल्टेंट वेक्टर और ये 2 न्यूटन, 2 न्यूटन कौन सा वेक्टर है इनमें, फर्स्ट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर के बीच में जो एंगल था वो मैंने कितना बताया था आपको, अल्फा बताया था। तो अल्फा की वैल्यू देख लो यहाँ से ये है, तो लिखते हैं हम tan अल्फा इज इक्वल टू में b sin थीटा अपॉन में a प्लस b कोस थीटा। वैल्यू सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पर b कितना है हमारे पास 3 और थीटा पता है 60 है, तो 3 sin 60, a है 2, b है 3 और कोस 60। अब इसको देखो यहाँ सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए करना। देखो 3 इंटू में sin 60 इज़ रूट 3/2, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस 3 कोस 60 इज़ 1/2। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ से अगर हम देखें, ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर करते हैं हम इसको, देखो 3 रूट 3/2, और यहाँ से देखो इसका एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो ये 4 आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया, तो ये बन गया 7/2। ठीक है, 7/2 आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बचा 3 रूट 3/7, तो 3 रूट 3/7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, tan अल्फ़ा में आया है ये, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा बताओ, ये तो tan अल्फ़ा आया है, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ, अल्फ़ा हो जाएगा tan इनवर्स 3 रूट 3/7, दिख रहा है, सिंपल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो जरा, यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ़ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर का और बी वेक्टर का, वो परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर के लिए। अब देखो जरा यहाँ पर सॉल्यूशन में चलते हैं, देखो क्या पढ़ने से समझ में आ रहा है कि क्या गिवन है हमें। कह रहा है जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, तो रिजल्टेंट और ए वेक्टर, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होता है, अल्फ़ा, जो कि हमें बोल दिया परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है? तो एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना है, ए एंड बी इज़ थीटा, या दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा होता है। तो हमें थीटा क्या बताना है आंसर में, और ये जो है गिवन है हमारे पास अल्फ़ा। समझ गए हो ना? रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहा है, वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, यानी कि फर्स्ट वेक्टर के, तो यानी कि वो एंगल कौन सा होता है, अल्फ़ा होता है, और वो कितना गिवन है हमें, 90 डिग्री गिवन है। अब सिंपल है कहानी, सिंपल क्या करना है आपको, देखो मुझे पता है tan अल्फ़ा निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है b sin थीटा अपॉन में a प्लस में b cos थीटा। अब tan अल्फ़ा, अल्फ़ा पता है हमें कितना है, 90 डिग्री है।
अब ये एज इट इज़ रखो यहाँ बी साइन थीटा ए प्लस में बी कोस थीटा। tan 90 कितना होता है बताओ, इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी की तो हमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको पता है इन्फिनिटी को मैं 1/0 लिख सकता हूँ, ताकि यहाँ से आंसर कुछ बनेगा, ये बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कोस थीटा। क्लियर है इतनी बात बताओ, आई बात समझ में इतनी। अब देखो ज़रा यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ए प्लस में बी कोस थीटा आएगा, और ये बी साइन थीटा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, तो ये ए प्लस में बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से बी कोस थीटा इज इक्वल टू में माइनस ए, और कोस थीटा इज इक्वल टू में माइनस का ए अपॉन में बी, और थीटा कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स माइनस का ए अपॉन में बी। बताओ जी, ये इसका आंसर आ गया। इजी था या नहीं था बताओ, सिंपल सी कहानी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्लियर रहेगी बात आपको कि हम कैसे फॉर्मूलाज का यूज़ कर रहे हैं। अभी आगे तो क्वेश्चन अभी बहुत हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि ये बेसिक सा था, तो ये आपको पता चल गया। अब आगे आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अल्फ़ा बीटा इनके बीच के एंगल होते हैं ये भी पता होना चाहिए, और थीटा क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और फॉर्मूले इनके आपको सबके याद होने चाहिए, रिजल्टेंट के, tan अल्फ़ा के, tan बीटा के। क्लियर है इतनी बात बताओ, कर लोगे? ओके जी, थैंक यू।